एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 द मॉडर्न पीरियड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड किसे कहते हैं और मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि किस तरह से स्टोन एज के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इन सिविलाइजेशंस के बाद इंडिया के कुछ पार्ट्स में कुछ राज्य भी स्थापित हो गए। फिर क्लास 7 में आपने पढ़ा कि इंडिया के कुछ हिस्सों में, खास करके नॉर्थ में और साउथ में, कुछ साम्राज्य स्थापित होना शुरू हो गए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, कुछ रीजनल पावर सामने आई, इसके अलावा तुर्किश आक्रमण हुए, फिर हमारे देश में हो गया मुगल शासन शुरू। क्लास 6 में जो आपने पीरियड पढ़ा उस पूरे पीरियड को, उस पूरे की समय की अवधि को हमारे इंडिया के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने नाम दिया है एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जो क्लास 7 में आपने पढ़ा उस पूरे समय की अवधि को कहते हैं मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच बिगेन इन द 18th century आफ्टर 1707 when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last। और अब क्लास 8 में आप पढ़ेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड क्या है। मॉडर्न पीरियड इंडिया की हिस्ट्री का शुरू होता है 18th सेंचुरी में, और 18th सेंचुरी में भी पर्टिकुलरली तब होता है जब मुगल एम्परर औरंगजेब जो थे उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली 1707 के बाद। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो इंडिया की हिस्ट्री है उसका मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि शुरुआत कैसे हुई। अब द क्रम्बलिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम, क्रम्बलिंग हो गया टूटना। ठीक है, द ओल्ड सिस्टम gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India। जिस तरह से धीरे धीरे हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी वो टूटने लगी तो नए विचारों का जन्म हुआ और भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अनेक शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो heralded the dawn of the modern period, especially with the coming of the Europeans out to India। हमेशा बदलते राजनीतिक स्थितियों से हमारे देश में आधुनिक काल की शुरुआत हो गई, खास करके तब जब यूरोपियंस इंडिया में आने लगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड India was exploited politically, socially, economically and culturally। इस समय की अवधि में जब यूरोपियंस ने आना शुरू किया इंडिया में, तो हमारे भारत का राजनीतिक तौर पर, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत शोषण किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, पर इस कंपनी ने भारत में देखा कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर देश में जो अलग अलग राज्य हैं वो बटे हुए थे, कोई प्रॉपर शासन नहीं था। ठीक है, कोई पावरफुल शासन नहीं था। इसका फ़ायदा लिया इस ट्रेडिंग कंपनी ने और भारत के बहुत सारे हिस्से पे अपना कंट्रोल कर लिया। 1858 में ईस्ट इंडिया की पावर सीधा चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military action, introduction of railways, postal services, passing different acts etc। और 18th century में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपना कंट्रोल बनाए कर रखने के लिए और अपनी पावर को और विस्तार पूर्वक फैलाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स अपनाए। जैसे कि यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस की बहुत सारी, रेलवेज यहाँ पे स्थापित की, पोस्टल सर्विसेज को शुरू किया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ मेजर इवेंट। फिर क्या हुआ, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ।
जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे इंडिया की हिस्ट्री का, हमारे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का। लेकिन जो कॉलोनियल पावर है, यहाँ पे कॉलोनियल पावर किसे कहा है? ब्रिटिश एम्पायर को। ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को बड़ी बुरी तरह से दबा दिया और ब्रिटिश रूल्ड कॉन्टिन्यूड ओवर इंडिया। लेकिन ब्रिटिश शासन इस विद्रोह के बाद भी इंडिया में चलता रहा, पर लोग जो थे वो इस ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना नेशनल मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग कर लिया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 had a far-reaching effects. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इस स्थापना का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, अब जहाँ तक हमने अभी पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें थी आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी में। फिर आपने याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, फिर आपने इसमें याद रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी थी? विल से इन 1885। ठीक है, ये आपने डेट्स याद रखनी है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब आगे लिखा है द मेजर इवेंट्स ऑफ द 20th century were the partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League and जलियांवाला बाग मैसेकर। 18th सेंचुरी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिसमें जो खास इवेंट थे उनमें से एक था बंगाल का विभाजन, एक था मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली मुस्लिम लीग, इसी तरह से एक होम रूल लीग बना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए और बहुत सारे एक्ट्स लाए। इन सब का एक ही मुद्दा था कि इंडिया के जो लोग हैं उनको शांत किया जाए, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रही थी उसको वीक कर दिया जाए। बट इंडिया वॉज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। लेकिन आखिरकार भारत 1947 में आज़ादी प्राप्त करने में सफल रहा under the leadership of महात्मा गांधी and many other national leader। और ये आज़ादी हमें महात्मा गांधी की लीडरशिप और बहुत सारे ऐसे नेशनल लीडर्स हैं जिनके नेतृत्व में हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। पर दुर्भाग्य से इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं कि इस ये जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है इसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिली, इसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं। इस चैप्टर में आपको मेन यही पढ़ने हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, जिस तरह से आपने क्लास 6-7 में पढ़ा कि हमारे पास कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं या कुछ आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियाँ होगी, जैसे कि पुराने ज़माने की कुछ जैसे कॉइन्स, ज्वेलरी, कुछ उनके वेपन्स या कुछ उनके जैसे वेसल्स वगैरह, बर्तन वगैरह मिले हैं हमें। उन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती थी ओल्ड एज के बारे में, एंशिएंट पीरियड के बारे में, मेडिवल पीरियड के बारे में। इस तरह से उस समय में कुछ इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि कुछ भी रिटन मटेरियल हमें, जैसे कि कहीं पे कोई पोल पे कुछ लिखा हो, किसी कॉइन पे कुछ लिखा हो, कोई सील मिली हो या कोई किताब मिली हो, इन सब की मदद से हम एंशिएंट और मेडिवल पीरियड की जानकारी प्राप्त करते थे। इसी तरह से जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो अब हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, इनके जो मेन सोर्स हैं उसमें सबसे पहला आता है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट का मतलब कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कम से कम 200 साल तक रहा। ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 ईयर्स तक राज किया और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि एक रिफॉर्म था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुआ। फिर 1929 में एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनी। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये जितने भी रिफॉर्म्स और एक्ट आए इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है कि उस वक्त किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्या क्या लोगों की कंडीशंस थी। ठीक है,
These are some of the important sources of information. They tell us about the condition of the people as well as the administration of that time. इससे पता चलता है हमें कि उस समय किस तरह से लोगों की कंडीशन थी, लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती थी. इसी तरह से a lot of information from various bills, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जैसे कि इल्बर्ट बिल, द आर्म्स बिल, कुछ ऐसे बिल हमें मिले हैं अंग्रेज़ों के जिनके द्वारा हमें उस समय की जानकारी मिलती है. दैट वर पास्ड बाय द ब्रिटिश. ये सारे के सारे बिल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे. उन सब बिल्स को पढ़ के भी हमें उस मॉडर्न पीरियड का वो जो टाइम था उसकी जानकारी मिलती है. तो पहले तो हमने पढ़ा कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस समय के. फिर सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? बुक्स. ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो उस टाइम प्रिंट हुई थी, लिखी गई थी. उनमें से कुछ खास ऐसी बुक्स हैं जैसे कि आनंद मठ. आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी. फिर एक बुक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी. अनहैप्पी इंडियन जिसे लाला लाजपत राय ने लिखा था. आपको इन तीनों किताबों के नाम और ऑथर याद रखने हैं. ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी हमने? आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाय महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडियंस बाय लाला लाजपत राय. इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमें उस समय की हमने संभाल के रखी हैं. ठीक है, इन बुक्स को समय समय पे रीप्रिंट किया जाता है ताकि हम इनको आगे फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकें. ठीक है, और ये इसके अलावा हमारे पास कुछ पोइट्री, कुछ फ्रोजेस, कुछ ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज भी मिली हैं जो उस समय लिखी गई थी लोगों के द्वारा. ये भी हमें बताती हैं कि उस समय लोगों की क्या कंडीशन थी. बुक्स के अलावा हमारे पास कुछ लेटर्स, कुछ राइटिंग्स, कुछ स्पीचेस भी हैं उस समय की जानकारी जो हमें देती हैं. ये लेटर्स, राइटिंग्स और स्पीचेस हमें बताती हैं कि उस समय में क्या डेवलपमेंट हो रही थी देश में. हमने गांधी जी की राइटिंग्स को गांधी स्मृति जो कि राजघाट में है वहाँ पे एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया है जहाँ पे रखी हुई है. ठीक है, ये देखिए राइट साइड में ये गांधी स्मृति है और इसके साथ ही बना है एक म्यूजियम. ठीक है, गांधी जी ने जितनी भी राइटिंग्स हैं मिली हैं हमें गांधी जी की, वो सब के सब इस म्यूजियम में कलेक्ट करके रखी गई हैं. इस लाइब्रेरी में लगभग 60,000 बुक्स हैं और गांधी जी के लगभग 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ रखे गए हैं. ठीक है, इन सब से हमें पता चलता है कि उस समय क्या कंडीशन थी देश की, किस तरह से देश चल रहा था. उसके बाद आगे है फ्रीडम इज अ बर्थ राइट. द स्लोगन given by Bal Gangadhar Tilak and the call given by Netaji Subhash Chandra Bose, you give me blood and I'll give you freedom. ये जो स्लोगन है फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने. और एक और स्लोगन दिया है यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये जो स्लोगन है ये किसने लिखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. ये स्लोगन हमें बताता है कि किस तरह की फीलिंग्स थी देशभक्ति की उस समय लोगों में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए. इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर थे उस ज़माने में जो छपते थे, उनसे भी हमें उस ज़माने की इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि कुछ मेन जो न्यूज़पेपर उस टाइम के थे वो था, एक था द लंदन टाइम्स, एक द बॉम्बे टाइम्स. इसी तरह से वर्निकुलर पेपर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का केसरी एक पेपर था जो कि मराठी में छपता था. इसी तरह से एक अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाली में छपती थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, राइट साइड में बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर भी दी गई है. अब एक डू यू नो है, इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है द ब्रिटिश पासिस द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग एंड प्रोपेगेंडास. अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया, उसका नाम रखा था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में यह बना था एक्ट. ठीक है, आपको याद रखना है कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब बना था. इट वाज पास्ड इन 1878. और ये क्यों बनाया गया था? उन्होंने
इंडियंस को रोकने के लिए कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेगा किसी पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में। इसके लिए उन्होंने एक एक्ट बना दिया ये, ठीक है। और द इंडियन न्यूज़पेपर दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हलीशर पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, दक्कन प्रकाश, सधारिणी, भारत संस्कार। ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिन पे अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत कुछ छापा जाता था और अंग्रेज़ जो थे वो इन न्यूज़पेपर से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा उस समय जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी वो भी हमारे पास कुछ हमने प्रिजर्व करके रखी हैं, जो हमें बताती हैं कि उस समय प्रशासन कैसे चलता था। जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द ट्राइब्स, जातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में, जो हमें जानकारी देती हैं उस समय के बारे में, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वे and the reports of the British government was to learn about India before it could be administered effectively. For example, the report on the survey and the settlement operations in the district of Champaran. अब ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको हमने सर्वे क्यों किया या इन रिपोर्ट्स को हमने क्यों संभाल के रखा है और फिर इनको हमने पढ़ा, ताकि हम जब इंडिया आज़ाद हुई तो ये देख सके कि इंडिया को किस तरह से प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, किस तरह से यहाँ पे शासन चलाना है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि एक चंपारण जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सर्वे हुआ वहाँ की लैंड सेटलमेंट ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। इन सब के अलावा आजकल हमारे पास एक और मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें जानकारी देता है, अगर हमें पता लगाना है कि मॉडर्न पीरियड किस तरह का था, तो वो है इंटरनेट एंड डेटाबेसेस। इंटरनेट और डेटाबेस जैसे कि डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन, ये सब हमें बहुत इंफॉर्मेशन देती हैं। अब एक डू यू नो दिया है, इसमें दो डेफिनेशंस दी हैं, एक तो बताया है डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, एक बताया है विकिपीडिया क्या है। पहले पढ़ते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। डिजिटल लाइब्रेरी होगी असली में एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें किताबों को डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करके रखा जाता है, उसे कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इन किताबों को कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लाइब्रेरी। अब जिस तरह की लाइब्रेरी होगी हम उस तरह की वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हम इस डिजिटल लाइब्रेरी से कोई मैगज़ीन, कोई आर्टिकल, कोई किताब या कोई पेपर या कोई इमेज या कोई साउंड फाइल या वीडियो हम हासिल कर सकते हैं और उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया विकिपीडिया। विकिपीडिया तो आप सबने इस्तेमाल किया होगा, आपको अच्छे से पता है। एक्चुअली विकिपीडिया क्या है, ये एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। ये सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर रेफरेंस सोर्स है इंटरनेट पे, ठीक है। जब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एसेस करनी है, कुछ रेफ़र करना है, तो यू कैन गो थ्रू विकिपीडिया। इसमें जितनी भी जानकारी होती है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और वेरीफाई भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम, ठीक है। इन सब के अलावा हमारे पास कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं और कुछ उस ज़माने के लोग हैं जिन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया था, खुद पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। इन सब से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है कि किस तरह से वहाँ पे लाइफ थी उस वक्त, ठीक है। ये जो लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और ये सारे चेंजेस देखे इंडिया में होते हुए। वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि उस समय लोगों की क्या कंडीशन थी, किस तरह से लोग रहते थे। उसके बाद है इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री we are going to take a look at India's suffering and at the hands of the British imperialism and subsequent achievement of independence from the foreign power. इंडिया की जो मॉडर्न पीरियड है हिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में इतनी पीड़ा सही और उसके बाद विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। ये तो था इंडिया की मॉडर्न पीरियड के बारे में। अब इस डू यू नो में कहा है कि जिस तरह से इंडिया में इतने सारे चेंजेस आए 18th सेंचुरी में,
दुनिया की बाकी हिस्सों में भी बहुत चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि यूरोप में रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी समय हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी समय हुआ, फिर रशियन रेवोल्यूशन भी 18th सेंचुरी में हुआ, फिर नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ये सब भी कॉन्सेप्ट इसी समय के दौरान हुए। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।